हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 8 का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है सेल। मैं समता शुक्ला, आपकी क्लास साइंस की टीचर। क्लास 8 में आपको मैं बहुविक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुकोशिकीय जंतु और एक कोशिकीय जंतुओं का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम पिछले कुछ सेशंस में बात कर रहे थे। एक बार हम जल्दी से क्विक रिवाइज करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। आप सभी को पता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जैसे कि हम इंसान, अलग अलग बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर, ये सभी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। मतलब कोशिकाओं की संख्या हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होती है। ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जीव जो जिनके शरीर के निर्माण में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा यूज होती है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जंतु या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, एक इंसेक्ट का डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई पड़ रही है और आपको एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है बहुत बड़ा सा। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग तरीके की बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उनकी संख्या मिलियंस से भी ज्यादा है, इसलिए हम इसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आपको स्क्रीन में जो अब जीव दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं, एक सेल के बने हुए होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया, अमीबा। इस तरीके के जीव जो होते हैं उसमें एक ही सेल से वो अपने सारे जो भी जीवन से जुड़े हुए नेसेसरी फंक्शन से रिलेटेड वर्क हैं, आवश्यक जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके शरीर की, वो एक ही कोशिका से परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए उन्हें हम यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे वो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारा एक ही कोशिका से परफॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इनके बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो अलग अलग जीव के बारे में भी आपको बताया जाएगा और अभी आप अमीबा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे भी कि कैसे एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो एक कोशिकीय और दूसरे बहुकोशिकीय। शेप ऑफ द सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग जीवों में कोशिकाओं का आकार कैसा होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तीन तरीके का शेप ज्यादातर पाया गया है कोशिकाओं में। इलांगेटेड शेप, राउंड शेप्ड और ब्रांच्ड। आप देख रहे हैं जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, ये इलांगेटेड सेल्स होती हैं, ये ऐसे इलांगेटेड सेल्स होती हैं। ये आपको ब्रांच्ड सेल्स दिखाई पड़ रही हैं जो हमारी तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है जो सूचनाओं को पहुंचाता है हमारे ब्रेन तक, ये तंत्रिका तंत्र ब्रांच्ड होता है, यानी कि शाखाओं युक्त इसकी जो है कोशिकाएं होती हैं। और रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं राउंड शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? राउंड शेप्ड होती हैं, किनारे की तरफ से थोड़ी मोटी और बीच में थोड़ा चपटी, बाई कॉन्केव शेप में ये होती हैं। तो सभी कोशिकाएं एक सिमिलर आकार की नहीं होती हैं। द शेप ऑफ ईच सेल वेरीज, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। इट कैन बी राउंडेड, ये गोल भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ये इलोंगेटेड यानी लंबी खींची हुई भी हो सकती हैं। कुछ केसेस में ये डेफिनेट शेप
होता भी नहीं है। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जो है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। उसी प्रकार के जो हमारे ब्लड में जैसे आरबीसी का आकार दिखाया गया है, इसी तरीके से अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, वो ऐसी होती हैं आपका बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल। लेकिन यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उनका आकार जो है, उनका शेप भी नियमित नहीं होता है। जैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, पर्टिकुलर शेप किसी किसी में नहीं होता। व्हाइट ब्लड सेल्स नॉट हैव अ डेफिनिट शेप, देयर सेल हैव द इनडेफिनिट शेप। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका आकार जो है वो अमीबा की तरह अनियमित होता है। वो आवश्यकता के अनुसार अपना आकार बदल सकती हैं। कौन? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये सब अपने बच्चे कॉपी में नोट कर लेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं आवश्यकता के अनुसार अपना आकार बदल सकती हैं। के लिए एग्जाम्पल क्या है? आपका अमीबा है। अमीबा भी अपना शेप जो है वो अपने साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल कर प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के द्वारा अपना आकार वो निरंतर बदलता रहता है। अमीबा क्या है? अमीबा कीप्स ऑन changing the shape by producing various projections across, projections निकालता रहता है। मतलब उसका शरीर अपने आप ही कुछ न कुछ ऐसे हाथ पैर की तरह प्रोजेक्शंस निकालता रहता है और उसी से उसका आकार जो है वो नियमित नहीं होता, चेंज होता रहता है। इट्स सेल सरफेस विच आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये क्या कहलाता है? सीडोपोडिया, यानी कि कूटपाद। कूटपाद के द्वारा वो क्या करता है? वो अपने सारे काम परफॉर्म कर लेता है। दीज प्रोजेक्शंस हेल्प अमीबा इन फीडिंग एंड मूविंग। ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये अमीबा को भोजन को खाने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, गति देने के लिए काम आती रहती है। सीडोपोडिया क्या है? कूटपाद, यानी कि सीडो का मतलब क्या होता है? नकली का, मतलब जिसको मान लिया जाए, पैरों की तरह मान लिया जाए इसको। झूठ मूठ का कूटपाद या पादाभ भी इसको हम बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया टू इनगल्फ फूड पार्टिकल। ये आप इस डायग्राम में देख रहे हैं किस तरह से इस भोजन को खाने के लिए अमीबा ने यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस दिए और बाद में ये क्या करेगा? यहीं पे ऐसे करके पूरा अंदर कर लेगा और ये फूड पार्टिकल जो है वो अंदर चला जाएगा और उसके बाद शरीर इसी एक ही कोशिका के अंदर वो भोजन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज है वो अपने अंदर लेके और उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट भी एक ही इसी सेल वॉल से ही, इसी सेल सरफेस से ही कर देता है। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन विच गिव्स शेप टू द सेल। हर पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। इन प्लांट्स एज वेल एज बैक्टीरिया अ सेल वॉल इज प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल विच गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। यानी अब यहाँ पे क्या बात की गई? यहाँ पे ये बात की गई कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली किसमें होती है? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, पादपों में भी और जंतुओं में भी। लेकिन एक दूसरी बात है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब भित्ति शब्द से आपको क्या समझ? भित्ति का मतलब दीवार, यानी कि कुछ थोड़ा सा रिजिड स्ट्रक्चर, कोई दृढ़ संरचना। वो दृढ़ संरचना हर कोशिका में नहीं पाई जाती है, वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में वैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है।
इन प्लांट्स एज वेल एज बैक्टीरिया, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में यानी पादपों में और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अ सेल वॉल इज प्रेजेंट सराउंडिंग द सेल विच गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, जो कोशिका को क्या देती है, आकार देती है और उसे दृढ़ता प्रदान करती है। क्या क्या चीज देती है उसको, आकार और दृढ़ता। आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। नेक्स्ट देखेंगे कि साइज ऑफ द सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे कि अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग जीवों में कितना आकार होता है, मतलब वो कितनी बड़ी होती है, आकार में कितनी बड़ी होती है या कितनी छोटी होती है। द साइज ऑफ द सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में, जो अलग अलग जीवों में साइज सेल का यानी कोशिका का आकार जो है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सम सेल्स लाइक एग्स ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन विद द नेकेड आईज। जैसे आपने देखा होगा चिड़ियों के अंडे जो हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो बहुत स्मॉल हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो आकार के बारे में हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट सेल मेजर्स अराउंड 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। जो सबसे छोटी सेल आज तक मापी गई है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक की, जो किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। मतलब एक बैक्टीरिया की कोशिका है जो सबसे छोटी अभी तक देखी गई है। लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल है यानी सबसे बड़ी कोशिका है एक शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग। का आकार कितना होता है, 170 से 170 into 130 mm। ये क्या है, यह है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो ये कोशिकाओं का आकार होता है बच्चों, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो कोशिकाओं का आकार है ये किसी भी जीव के शरीर के आकार पर डिपेंड नहीं करता। ये जो कोशिकाओं का आकार है वो उस कोशिका के द्वारा किए जाने वाले काम पर डिपेंड करता है। मतलब उस कोशिका का जैसा कार्य होता है उसी तरीके का उसका आकार भी होता है। तो साइज के बारे में कोशिकाओं के सभी बच्चे जान गए कि कोशिकाओं का साइज जो है वो कैसा होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अलग अलग जीवों में जो कोशिका का अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जितने भी सजीव हैं उनमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। इसको एज इट इज आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। The cells in which there is no well-defined nucleus and the nucleus material is present without a nuclear membrane are called prokaryotic cells. ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता और जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है या केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है, वो किसी भी केंद्रक झिल्ली के अंदर बंद नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो जीव हैं, ये प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं।
दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स। तो मतलब हमारे अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? हमारे अंदर प्रोकैरियोटिक नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये कैसी होती है? फुल्ली डेवलप्ड सेल्स नहीं होती। हमारे अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कैटेगरी में आती हैं। The cells in which a well-defined nucleus is present are called eukaryotic cells. ऐसी कोशिकाएं जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक बहुत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होता है। इन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में मतलब अविकसित केंद्रक। यूकैरियोटिक का मतलब है विकसित केंद्रक, प्लस इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित और इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित। सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया? अब इसको हम अगर डायग्राम के माध्यम से देखें और समझने का प्रयास करें तो आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको क्या डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। आपको जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। दो अलग अलग डायग्राम्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दो अलग अलग रेखा चित्र देख रहे हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि यूकैरियोट जो है उसमें क्या है, कम पार्ट्स, आपको उसमें आपको बहुत सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और प्रोकैरियोट जो है उसमें आपको पार्ट्स की संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? अविकसित केंद्रक होता है, उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसी के कारण उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोइड। के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट में फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके बाहर केंद्रक झिल्ली होती है और आनुवंशिक पदार्थ से केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है वो बंद रहता है। यूकैरियोट में बहुत सारे और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, जो कि प्रोकैरियोट्स में इस तरीके से नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये स्क्रीन में आपकी बुक में भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डायग्राम आपने देखा होगा। जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाया, और इसमें भी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक में अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपको प्रोकैरियोटिक में उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम इसी कोशिका के अलग अलग पार्ट्स के बारे में ढंग से बात करेंगे। आप सभी जानते हैं जैसे द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप सभी को पता है कि जो कोशिका होती है वो एक जीवन की बेसिक यानी कि आधारभूत, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, एंड फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन एक कोशिका के अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद होते हैं और वो अलग अलग कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में भी हमें बात करनी है। अ सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 इसेंशियल पार्ट्स। 3 इसेंशियल पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के। क्या क्या होते हैं? आपका होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
यानी कि कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली एक झिल्ली, कोशिका झिल्ली। साइटो का मतलब होता है कोशिका। साइटो किसे कहते हैं? कोशिका को ही हम साइटो कहते हैं। सेल को ही, सेल का ही दूसरा नाम है साइटो। तो सेल के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा यानी प्लाज्मा जैसा स्ट्रक्चर कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और तीसरा आवश्यक, अति आवश्यक अंग है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अब इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार से जानना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे, एक्चुअल में ये क्या होती है। इसके लिए आप एक अपने घर पे ही कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं, स्कूल में आपको करवाया जाएगा। टेक अ पील ऑफ अनियन बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फ्लैशी पोर्शन। आपने देखा होगा जब हम प्याज छीलते रहते हैं तो एक चिकनी चिकनी बहुत पतली सी झिल्ली जैसी संरचना आपको उसकी पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ती है। उसमें अगर हम एक ड्रॉप मेथाइलिन ब्लू का डाल दें, यानी कि उसको रंजित कर दें, कलर्ड कर दें, एक स्लाइड पर डालें कवर स्लिप लगाकर, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ेगी। ये जो संरचना है एक्चुअल में ये क्या है? इस संरचना को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और ये स्ट्रक्चर आपको बनाने की प्रैक्टिस करना होगा। ये डायग्राम आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्याज के झिल्ली की कोशिकाएं हैं। ये क्या है बच्चों? प्याज की झिल्ली में उपस्थित कोशिकाएं। प्याज की झिल्ली में उपस्थित कोशिकाएं। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको न्यूक्लियस क्लियर दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको सेल वॉल भी नजर आ रही है और साइटोप्लाज्म भी इसमें क्लियर नजर आ रहा है। एक दूसरा और एक प्रयोग किया गया। आपने जब अनियन सेल्स को देखा तो आपने देखा कि ब्रिक लाइक सेल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत ठीक तरीके से अरेंज्ड थी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा कि ब्रिक लाइक सेल प्लेस्ड वन ओवर द अदर विद अ राउंड बॉल लाइक न्यूक्लियस, यानी सब में एक एक कोशिका थी जो सेंटर में प्रेजेंट थी। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल्स इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो अनियन सेल्स की बाउंड्री थी वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और उसके अलावा वो एक और थिक लेयर से कवर्ड होती है। प्याज की झिल्ली की हम बात करें, वो एक और थिक लेयर से कवर्ड होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज पोरस इन नेचर। जो कोशिका झिल्ली होती है वो छोटे छोटे छिद्रों युक्त होती है, पोर्स जिसे कहते हैं। हमारी बॉडी पे भी पोर्स पाए जाते हैं, तो हमारा जो स्किन है वो पोरस होता है, जिसे हम रोम छिद्र कहते हैं हम अपने मनुष्यों के केस में। इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो भी छिद्र युक्त होती है, पोरस होती है। पोरस होने का मतलब है कि उससे कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। The cell membrane is porous in nature and helps in the inward and outward movement. यानी अंदर और बाहर यदि किसी पदार्थ को आना जाना है तो उसके लिए उन्हीं छिद्रों का यूज होता है। It is selectively permeable in nature. Selectively permeable का मतलब होता है वो कुछ चयनात्मक चीजों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। जैसे अगर उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे, कोशिकाएं अगर हमारे दीवार में लगे ईंटों के जैसी हैं तो उनमें जगह जगह पे दरवाजे भी लगे होते हैं, जिसमें जब वो चाहें कोशिकाएं तो उसी पदार्थ को अंदर आने देती हैं, और यदि ना चाहें तो वो दरवाजे को अपने बंद रखें और वो पदार्थ अंदर नहीं आने पाएगा।
तो जो उसके लिए काम की जरूरत की चीज है उसे अंदर आने देती है, और जो जरूरत की चीज नहीं है उसे अंदर नहीं आने देती है। यानी कि वो कुछ सिलेक्टेड पदार्थ को, कुछ चयन उनका परफेक्ट है। जैसे उन्हें ऑक्सीजन अपने कोशिका के अंदर लेनी है तो ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और उसके अलावा जो जरूरत होती है उनको वही वही पदार्थ अंदर आएंगे। हर पदार्थ अंदर नहीं आ पाएगा। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है कि वो चयनात्मक पारगम्य होती है। अब अगर हम एक जंतु कोशिका की बात करें कि माइक्रोस्कोप के नीचे कैसी दिखाई पड़ रही है, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है आपका ह्यूमन चीक सेल, यानी मनुष्य का जो चीक होता है, चीक पर पाई जाने वाली कोशिकाएं जब देखी गई माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो कैसी दिखाई पड़ी, वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ी। ये क्या है? ह्यूमन चीक सेल। चीक का मतलब क्या होता है? चीक का मतलब क्या होता है? चब्बी चीक, है ना। हम इसे गालों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ की कोशिकाओं के जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में नजर आया। ये क्या है? एक माइक्रोस्कोप के नीचे जब ह्यूमन चीक सेल्स को देखा गया तो उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आया, जिसमें कौन कौन सी चीज आपको दिखाई पड़ी? जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ी, कोशिका जो है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी मौजूद था, केंद्रक जो झिल्ली युक्त था, कवर्ड था, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर कुछ द्रव जैसा स्ट्रक्चर भरा हुआ था जिसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, और अंदर एक केंद्रक भी मौजूद था जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ था। यानी कि ये कौन सी कोशिका हो गई? ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आएगी। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आगे फिर बात करेंगे सेल वॉल की। हमने अब सबसे पहले किसकी बात कर ली? हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली। सेल मेम्ब्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन का आप उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, है ना। सेल वॉल एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सेल वॉल इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल होती है, यानी ये जो कोशिका भित्ति होती है, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी प्रकार की, तो कोशिका की दीवार यानी कोशिका भित्ति एक एडिशनल प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है ऐसा जो दृढ़ होता है, और वो कोशिका के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर, कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब अगर प्रश्न आए कि क्या हमारे शरीर की कोशिकाओं में सेल वॉल प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, तो आपका क्या आंसर होगा? हमारे शरीर में यानी मनुष्यों के शरीर में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। मनुष्यों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट। ये जो सेल वॉल है ये प्लांट्स को किससे बचाती है? हीट से बचाती है, ह्यूमिडिटी से बचाती है, प्रेशर से बचाती है, यानी बाहरी जितने भी कारक हैं उनसे बचाने का काम करती है। जैसे प्लांट्स हैं बच्चों, तो प्लांट्स की सेल्स को बचाने के लिए उसके पास क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल होती है। मौसम की मार जिसे कहते हैं उससे बचाने के लिए उस पर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है जो उसका एक सुरक्षात्मक आवरण होती है। ये प्लांट सेल्स को और क्या प्रदान करती है? ये प्लांट सेल्स को शेप और रिजिडिटी भी प्रदान करती है, यानी आकार और दृढ़ता भी प्रदान करती है। ये क्या करती है? ये प्लांट सेल को आकार और दृढ़ता भी प्रदान करती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की।
ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को अभी तक सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताया गया, आपको समझ में आया होगा। सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है और एक आधा बैक्टीरिया सेल्स में पाई जाती है। सेल वॉल का क्या काम होता है, वो आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, मौसम की मार से प्लांट सेल्स को बचाती है और ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर है बच्चों साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। अभी तक हमने ये देखा कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये है कोशिका की कवरिंग, ये है उसकी बाहर की दीवार। इन दोनों दीवारों के अंदर क्या फील्ड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो बाहर की दीवार है, ये सबसे बाहर होती है सेल वॉल, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। किसी किसी में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती, किसी किसी में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन सब में पाई जाती है, पर अंदर ये जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या है, साइटो का मतलब ही है कोशिका। कोशिका के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके बारे में आप जब बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल एज वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन इट। यानी कि अब हम इसके अंदर मौजूद कोशिकांगों की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जैसे अगर इसको समुद्र, नदी समझ लेते हैं, तो नदी का पानी है ये, और पानी के अंदर क्या है, बहुत सारी मछलियां। उसी तरह से कोशिका है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ होता है, वो यहाँ पे मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फील्ड है वो क्या कहलाता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, साइटोप्लाज्म सभी में पाया जाता है। चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो विकसित हो, चाहे वो अविकसित हो, साइटोप्लाज्म सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो अभी तक आपने 3 चीजों के बारे में, कोशिकाओं के बारे में अच्छे से जान लिया। पहला तो आपने जाना सेल मेम्ब्रेन के बारे में, दूसरा आपने जाना सेल वॉल के बारे में, और तीसरा आपने जाना साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें से सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद होती हैं। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सभी प्रकार की पाई जाने वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। आज की क्लास में बच्चों आई थिंक आपने जो भी देखा पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।